वादा है मेरा अब दिल ये तेरा, कभी जिंदगी में ना मायूस होना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत गुप्ता। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल, हम सब के YouTube चैनल एग्जाम श्री द वे ऑफ लर्निंग पर। तो हम लोग मैथ्स की प्रॉपर क्लास कर रहे हैं और मेरा भी आपसे ये वादा है कि आपको कभी मायूस मैं नहीं होने दूंगा। जितना भी पेपर आएगा, बोले तो इंडिया में जितना भी पेपर होता है कंपटीशन का, और उसमें अगर मैथ का क्वेश्चन आता है तो मेरी पढ़ाई हुई क्लास के बाहर नहीं जाना है। उसका जीता जाता सबूत आज मैं आपको देने वाला हूँ। कल आपने सीटेट का पेपर दिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने दिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने नहीं दिया होगा, तो कम से कम पेपर तो देख ही लिए होंगे अब तक। उसी पेपर में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन का एनालिसिस मैं करवाने जा रहा हूँ। तो आप अपना पेपर उठा लीजिए, जिन्होंने दिया था और जिन्होंने नहीं दिया था वो कहीं से फ़ोटो खींच के मंगवा ले पॉज करके, और क्वेश्चन देखिए। मैं बताऊंगा कौन कौन सा मैंने पढ़ा चुका है, कौन कौन सा मैं पढ़ा चुका हूँ और कौन कौन सा मैं आने वाले समय में पढ़ाने वाला हूँ। इतने ही क्लासेस में अभी तक मुश्किल से 3 या 4 चैप्टर मैंने ख़त्म कर रखी है, और उसमें से आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मैथ में से 10 से 12 क्वेश्चन मेरे ही पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए गए हैं। तो सोचिए कितना एथेंटिक और कितना ही सटीक मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप घबराइए मत, चलिए देखते हैं। तो आपके जूनियर वाले में, प्राइमरी वाले में पहला क्वेश्चन रहा होगा, 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। तो एक ऐसे टाइल्स है 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर का, इसको इस तरीके से कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जाए कि ये टोटल नंबर है 48, और इनको कितने बार से या कितने तरीके से हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं कि जो भी वो फील्ड बने उसका एरिया हो जाए 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने लगाया होगा। कैसे लगाया होगा ज़रा एक बार देख लीजिए। एक तो अगर मैं बताऊँ, फोटो बना के बताऊँ तो भी मैं बता सकता हूँ, और अगर मैथ्स के तरीके से बताऊँ तो भी बता सकता हूँ। आप जानते हैं एरिया जब भी इसका स्क्वायर या फिर अगर वो आयत बनेगा तो दोनों केसेस में एरिया क्या होता है अगर स्क्वायर है तो साइड गुणे साइड हो जाता है, और अगर आयत है तो हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। तो अगर मैं पहले कहूँ कि मैं एक एक का ऐसे वर्ग बना दूँ, सभी को ऐसे लाइन से लगा दूँ इस तरीके से 48 को ऐसे, तो भी मैं कहूँगा ये इसकी लेंथ हो जाएगी 1, और इधर सबको जोड़ूंगा तो हो जाएगा 48। बात समझ रहे हैं आप। एक तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि अब की बार 2 का सेट बना दूँ, ऐसे 2 का, तो इधर हो जाएगा 2 और इधर 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ तो मेरा बन जा रहा है 1 गुणे 48 का 1 बन रहा है, 2 गुणे 24 का बन रहा है, 3 गुणे 16 का बन रहा है, 4 गुणे 12 का बन रहा है, 6 गुणे 8 का बन रहा है, और 12 गुणे या 24 गुणे, देखिए 12 गुणे 4 का भी बन रहा है। तो 12 गुणे 4 हमने ले रखा है, तो हम 24 गुणे 2 का ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 24 गुणे 2 का। तो देखिए कितने अरेंजमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 अरेंजमेंट हमारे हो गए। तो आपका ऑप्शन नंबर है 1, 6 अरेंजमेंट ऐसे बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं? तो ऐसा क्वेश्चन आप रीजनिंग में किए होंगे। दाएं साइड से भी रूही 19वें स्थान से है और बाएं साइड से भी रूही 19वें स्थान पे है। तो अगर मैं कहूँ इधर से 19 बच्चे, इधर से 19 बच्चे, तो आप कहेंगे सर टोटल 38 बच्चे हो गए। लेकिन मेरे भाई उस लड़की का स्थान तो हमने 2 बार ऐड कर लिया। क्या किया? उस लड़की का स्थान हमने 2 बार ऐड कर लिया, तो हमको एक बार उसमें से घटा देना पड़ेगा, तो टोटल हो गया 37। ये था दूसरा क्वेश्चन और ये था पहला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन था, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8 बजे 30 AM, 8:30 बजे सुबह, AM में सुबह से 15 मिनट पहले पहुंची। 8:15 AM से 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची, बोले तो 8:15 पे पहुंची। 8:15 पे पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची है। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, इसका मतलब इसका सहकर्मी इससे 30 मिनट बाद पहुंचा रहा होगा। 30 मिनट बाद पहुंचा रहा होगा। तो वो कब पहुंचा रहा होगा? तो कहेंगे आप सर 8:45 पे पहुंचा रहा होगा। फिर कह रहा है कि
कौन? सहकर्मी, जो कि गोष्ठी के 40 मिनट की देरी से पहुंचा है, जो कि गोष्ठी में 40 मिनट देरी से पहुंचा है। इसका मतलब जो गोष्ठी हो रही थी इससे 40 मिनट पहले हो रही थी, 40 मिनट पहले हो रही थी। मतलब कि गोष्ठी कितने बजे हो रही थी? 8:05 AM पे। तो ये आपका विकल्प सही था चौथे नंबर का, 8:05 AM पे। तो आपने देखा 3 क्वेश्चन हम लोगों ने फटाफट कर लिया। तो चलिए जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। एक कोई संख्या है, ये 34 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास जो सेट था उसमें था। 100 के आधे से अधिक है, 100 के आधे माने 2, 50, 50 से अधिक बोले तो 50 के बाद है, 50 के बाद है, मतलब 60 से आगे तक है। फिर कह रहा है कि यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। 6 दहाई बोले तो 60 से अधिक और 8 दहाई बोले तो 80 से कम है। मतलब कि 60 के बाद है और 80 के अंदर है। दूसरी कंडीशन हो गई। फिर कह रहा है कि इसके अंकों का योग 9 है। कोई भी संख्या है उसके अंकों का योग क्या है? 9 है। तो देखिए इसके बीच में 63 आ सकता है, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे यस। 72 आ सकता है, ठीक है। और क्या आ सकता है? बस 2 ही संख्या आ सकती है, 63 और 72। ऑप्शन में भी आपके 63 और 72। अब क्या कह रहा है लास्ट? बाकी तो 2 तो ऐसे ही कट जाएंगे, 54 और 81, क्योंकि 54 इधर आ जाएगा तो ये होगा ही नहीं, 81 इधर आ जाएगा तो ये भी होगा ही नहीं। तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। 2 बचे हैं, 72 और 63। अगले में कह रहा है कि इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना, 3 दूना 6, यानी कि 63 आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन था, एक रेट सूची दी गई थी किसी दुकान में लेखन सामग्री की। क्रेयॉन का एक पैकेट 15.5 रुपये में, स्केच का इतना है, और स्केच पेन का, पेंसिलों का इतना, एक कैंची का दाम दिया, एक रबड़ का दाम दिया, चमकीले कागज़ का दाम दिया। तो उसमें पूछा है एक कोई व्यक्ति गया है जो कुछ सामान खरीद के लाया, तो टोटल कितने का सामान खरीदा है? तो बोले तो दशमलव का जोड़ है। क्या है? दशमलव का जोड़ है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ इसको लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। कह रहे हैं 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088, 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा? तो भाई इसको तो आप कर सकते हैं, 8,008, 8,088, 8,808 को जोड़ लीजिए, उसमें से सीधे 17,863 घटा लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भर भर कर छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। तो मग की धारिता बताइए। तो एक बात बताइए, एक बड़ी सी बाल्टी आपने भर रखा है, उसमें से जग से जब पानी निकाल निकाल के नहाते हैं तो कितनी भी बार आप नहाए होंगे? मान लिया 10 बार में, 5 बार में आपका 10 बार में नहाए, 10 बार में आपकी बाल्टी की पानी खाली हो गई। तो मैं यही तो कहूँगा कि 10 बार में जग द्वारा निकाली गई पानी जो भी होगा वो बाल्टी में हुआ पानी। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बोले तो आयतन समान होगा दोनों केसेस में। तो ये कह रहा है कि मान लिया 39वें नंबर का क्वेश्चन है। अगर मैं कहूँ जो हमारा जग था उसकी धारिता लीटर थी, एल लीटर थी, क्या थी? एल लीटर थी, या एल ही मान लीजिए, चाहे एल मानिए चाहे एल लीटर मानिए। दूसरी क्या कह रहा है कि इसको 50 बार में निकाला गया, तो 50 बार में निकाला गया तो 50 एल होगा। और यही चीज़ तो इसने दे रखा है कि 16 लीटर है। क्या कह रहा है? 16 लीटर है। तो 16 लीटर को मेरे दोस्त मैंने मिली लीटर में बदल दिया। तो 16 लीटर को मिली लीटर में बदलूंगा तो क्या करूँगा? 1000 से भाग करूँगा। फिर इधर जब 50 को नीचे लाऊंगा तो यार 50 यहाँ चला आएगा, और जब मैं 50 से काटूंगा तो आ जाएगा 5 थी या 15, 5 दूना 10, 320 समथिंग। देखिए 32 तो इसमें आना ही आना है। क्या आना है? 32 तो इसमें आना ही आना है। तो आपका देखिए 320 ml आंसर हो जाएगा। कितना? 320 ml आंसर हो जाएगा। भाई गो थ्रू ऑप्शन जा सकते हो आप। मैंने आपसे पहले भी बता रखा है कि कभी भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें एक नज़र आपकी ऑप्शन पे होनी चाहिए। तो ऐसे ऑप्शन पे रखा, मैंने देखा 32 तो आना ही आना है, तो हमारा आंसर 320 ml हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन संभवतः आ गया है जूनियर वाला। क्या आ गया है? जूनियर वाला। अभी तक प्राइमरी चल रहा था। इसमें कह रहा है यदि 0.139 प्लस 0.75 प्लस 2.105 माइनस 1.001 गुणे 1.1 बराबर
2 माइनस के है तो के का मान। तो भाई मेरे ये भी वही है दशमलव का जोड़। पहले आप 0.139 प्लस 0.75 प्लस 2.105 को ऐड कर लेंगे और फिर उसमें से 1.001 में गुणा 1.1 का करके घटा लेंगे, फिर 2 भी इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो के का मान आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। बात समझे क्या करना है, जोड़ना घटाना है, उसको मैं नहीं बताने वाला हूँ यार। अगला क्वेश्चन देखिए भिन्न का, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कह रहा है, क्वेश्चन आपको दे रखा है ध्यान से देखिएगा। a बराबर है -3/4, b बराबर है 5/6। b बराबर क्या है 5/6। तो निम्न में से कौन सा a और b के बीच है, a और b के बीच में कौन सी संख्या है। तो जरा जानिएगा, ये माइनस नेगेटिव से चल के पॉजिटिव तक जा रहा है, इसका मतलब जीरो तो इसमें आएगा ही आएगा। कह रहा है कौन सा बीच में नहीं है, कौन सा बीच में नहीं है। तो इसके बीच में देखिए जीरो तो आएगा आएगा। -1/2 चेक कर लें, क्या कर लें -1/2। तो देखिए पहले मैं इसी को चेक कर लेता हूँ, मैं पीछे से चल रहा हूँ, पहले मैं इसको चेक कर ले रहा हूँ। -3/4 क्या लिखा है, तो आप कहेंगे सर ये लिखा है 0.75, -0.75 और -2 अब ऑप्शन पे चलते हैं। -1/2 क्या लिखा है, तो आप कहेंगे 0.5, -2/5 है तो आप कहेंगे -0.4, -7/9 है तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 0.77। क्या हो जाएगा 0.77। भाई मेरे ये मेरा 0.75 तक ही है। कहाँ तक है 0.75 तक ही है। ये तो इसके अंदर आ गया, ये भी आ गया, जीरो आता ही आता है। तो कौन सा बचा -7/9। तो आपका आंसर लास्ट वाला सही है। अगला क्वेश्चन था आपका 1.7। अगला क्वेश्चन मेरे में 33वां है, फिर से ध्यान दीजिएगा, जूनियर का है। 1.7 गुणे 10⁴ और 12.5 गुणे 10⁻⁻6 के गुणनफल को जब मानक रूप में लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है, k गुणे 10⁻n। इस तरीके से कह रहा है। तो हमसे कह रहा है 2k प्लस n का मान क्या होगा, 2k प्लस n का मान क्या होगा। मानक रूप क्या होता है, मानक रूप आप जानते हैं, नहीं जानते, मैं बता दे रहा हूँ। मानक रूप होता है किसी भी दशमलव संख्या को इस तरीके से लिख ले, जैसे मान लिया मेरा 2 पॉइंट में है तो एक ही अंक पे दशमलव लगाएंगे इधर से, 2 पॉइंट इधर कितना भी हो सकता है 2.5 इंटू अब 10 टू द पावर, बाकी को 10 टू द पावर चढ़ा देंगे, केवल दशमलव एक ही अंक पे होना चाहिए। बात समझ में आई। चलिए इसको कर लीजिए भाई। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, कह रहा है दोनों का गुणनफल, तो इन दोनों का गुणनफल कर दीजिए। 125 का मतलब कि 12.5 का 17 में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 17×5 = 85, 17×5 = 85 को 5 8, 17 दूना 34 और 34 6 34 है 40 और 2 42 को 2 हासिल 4 हो गया और 17 एकम 17 4 21 हो गया। क्या हो गया 21 हो गया। अब देखिए दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 1 और 2 अंक पे हमने यहाँ लगा दिया दशमलव। और ये हो गया 10⁻4। मैंने घात वाला चैप्टर पढ़ाया था, देखिए घात वाला ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आगे जाके आप घात वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा, दूसरी वीडियो शायद होगी। तो यहाँ से मेरा घात क्या होते हैं, सीधे सीधे जोड़ या घट जाते हैं। तो देखिए 4 और माइनस है तो -2 हो गया, बराबर k इंटू 10 टू द पावर n। भाई इसको कहा है मानक रूप में लिखने के लिए, इसका मतलब मैं 2.125 में लिखूंगा। दशमलव केवल एक ही अंक के बाद होना चाहिए। तो जब यहाँ से भाई एक, देखिए ये मैंने क्या यहाँ दशमलव लगाने का मतलब 1 10 बाहर कर लिया। क्या किया 1 10 बाहर कर लिया, और जैसे ही 1 10 बाहर करूंगा तो ये 10⁻⁻1 हो जाएगा, 10⁻⁻1 हो जाएगा। अब ये हो गया k इंटू 10 टू द पावर n। अब देखिए n बराबर, यहाँ से तुलना करा लीजिए घातों का तो -1, k बराबर, तो आप कहेंगे सर k बराबर है 2.125, 2.125। अब इसमें से आपको घटाना है, क्या करना है, इसमें से आपको घटाना है तो घटा लीजिए। 2k प्लस n करना है तो 2k, तो 2 से का गुणा करा देंगे आप, तो कराइए। तो 2 × 5 = 10, 2 दूना 4 1 5, 2 एकम 2 1 3 और 2 दूना 4 -1 तो होगा 3.35, 3.35 हो सकता है कहीं मिस्टेक हो, 2 एकम 2 ही होगा। देखिए 2 एकम 2 ही होगा, तो 3.25 आपका आंसर आ गया लास्ट वाला।
3.25। यहाँ गुणा कराया है हमने, 2 से जब कराऊंगा 2 5 10, 2 दूना 4 1 5, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और -1 किया तो 3.25। तो लास्ट वाला आपका आंसर सही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है p बराबर 12xy माइनस 10y स्क्वायर, p बराबर 12xy माइनस 10y स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर, q बराबर दे रखा है 14x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर प्लस 9xy, r बराबर आपका दे रखा है 5y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस xy। आपसे पूछा है p प्लस क्यू माइनस आर। तो देखिए ऐसा सवाल मैंने आपको अभी आज ही आपको वीडियो नहीं मिल पाई है, आज आपको वीडियो नहीं मिल पाई है, अभी शाम को आपको वीडियो मिल जाएगी या कल में आपको वीडियो वो मिल जाएगी। वेरिएबल को जीरो करते हैं, क्या करते हैं, वेरिएबल को जीरो करते हैं। कब करते हैं वो इसमें भी जान लीजिए, आगे वाली वीडियो में भी आपको जानने को मिल जाएगा। जब वेरिएबल ज़्यादा हो इक्वेशन से तो हम किसी वेरिएबल को जीरो कर सकते हैं। पी क्यू आर है मेरे पास 3 वेरिएबल, एक्स वाई 2, 5 वेरिएबल मेरे पास हैं। क्या है मेरे पास, 5 वेरिएबल है। अब आप 2 वेरिएबल को जीरो कर सकते हैं, x को जीरो कर लीजिए, इसमें से किसी एक को जीरो कर लीजिए, y को जीरो कर लीजिए, इसमें से किसी एक को जीरो कर लीजिए। उस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। बाकी जोड़ना है आपको तो जोड़ दीजिए, p प्लस क्यू करेंगे तो एक एक टर्म को केवल देखेंगे और उसके बाद गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे। मैंने p प्लस क्यू जैसे ही किया तो देखा मेरे दोस्त, p प्लस क्यू जब करूँगा तो मैंने देखा 12xy और 9xy, 21xy और माइनस जब r करूँगा तो देखिए माइनस जब करूँगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा तो xy घटेगा तो 20xy। अब आप अगर अपने सामने पेपर खोले होंगे तो केवल तीसरे और चौथे में ऑप्शन में ही 20xy है, तो 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। अगला देख लीजिए, कोई एक टर्म और उठा लीजिए। फिर जब मैं p प्लस क्यू करूँगा तो इस बार मेरा ध्यान है पूरी तरह से 18x स्क्वायर पे, किस पे है, माइनस 18x स्क्वायर पे। तो जब p प्लस क्यू करूँगा तो माइनस 18x स्क्वायर और प्लस 14x स्क्वायर, तो हो गया माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर। और जब मैं माइनस आर करूँगा तो देखिए ये माइनस आर करूँगा तो ऑलरेडी माइनस था, माइनस आर किया हूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए तीसरे और चौथे में केवल चौथे में है माइनस 3x स्क्वायर, क्या है, माइनस 3x स्क्वायर। तो 20xy माइनस 3x स्क्वायर, बाकी आगे कुछ भी आए, मेरा तो चौथा विकल्प मिल गया, तो चौथा हमारा सही था। तो ऐसा भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, और नहीं भी पढ़ाया था तो इसमें क्या था यार, केवल जोड़ना ही तो था। अगला क्वेश्चन दे रखा था आपके सामने x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 322। तो आपसे पूछा था x माइनस 1/x। तो मेरे दोस्त याद कीजिए, x प्लस 1/x टाइप का क्वेश्चन जो मैंने NTPC स्पेशल के लिए क्लास लिया था उसमें मैंने बताया था, कहा था मुझे x माइनस 1/x चाहने के लिए क्या चाहिए। तो आप कहेंगे सर x माइनस 1/x चाहने के लिए मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हर हाल में चाहिए। वो कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। मुझे x की पावर 4 से 1/x की पावर 4 से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बनाना है। जैसे हम लोग x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से x प्लस 1/x कैसे बनाते थे, पता है कैसे बनाते थे, ऐसे सिर्फ इसमें 2 जोड़ देते थे, उसके बाद अंडर रूट ले लेते थे। तो ऐसे इसमें भी करेंगे, 322 में प्लस 2 कर देंगे तो हो जाएगा 324, और इसका अंडर रूट ले लेंगे 324 का तो हो जाएगा 18। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 18। बात समझ रहे हैं, मैंने 2 सीधे जोड़ा, अंडर रूट ले लिया तो हो गया 18। अब मुझे चाहिए x माइनस 1/x। तो आप याद कीजिए, जब मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हुआ करता था और मुझे x माइनस 1/x चाहिए होता था, तो हम क्या करते थे, सीधे इसमें -2 करते थे और सीधे अंडर रूट ले लेते थे। वही काम यहाँ करेंगे, -2 करेंगे, 18 माइनस 2 और अंडर रूट करेंगे, तो 18 माइनस 2 क्या होता है, 16, 16 का अंडर रूट 4 हो गया आपका आंसर। तो दूसरा विकल्प आपका सही है। अगर आपको वीडियोज़ ने देखिए, ये भी आया है मेरा ही पढ़ाया, ये भी आया है मेरा ही पढ़ाया, भिन्न आया है मेरा ही पढ़ाया, 3 क्वेश्चन अब तक मैंने बता चुका जो मेरा पढ़ाया हुआ आ चुका है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्वेश्चन इस तरीके से था, 15x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8, ये इस तरीके से जब लिखा जाएगा ax प्लस बी और cx प्लस डी, जहाँ कह रहा था a और c क्या है, पॉजिटिव नंबर है,
तो आपसे पूछा था 2a प्लस बी माइनस सी माइनस 2d, इसका मान पूछा था। तो मेरे भाई ये दो घात समीकरण था। दो घात समीकरण को मैंने तोड़ने का तरीका बताया था, इसका और इसका गुणा करा लीजिए। 15 × 120 और 120 का जब ऐसा आप गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने पर, यहाँ प्लस लगा है तो जोड़ने पर 26 आ जाए, तो आप कहेंगे ये 20 छक्का 120 और 20 + 6 26 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे इसको सीधो 15x² माइनस 20x माइनस 6x प्लस 8। बाकी इसमें कामन करेंगे, 5 कामन कर लेंगे, 5x तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 4, यहाँ भी -2 कामन कर लेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 4। एक ब्रैकेट में आ गया 3x माइनस 4, एक ब्रैकेट में आ गया 5x माइनस 2। अब यहाँ से a ये हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया, तो क्या आप मान रख के सीधे नहीं निकाल सकते हैं? बताइए। द्विघात समीकरण हमने आपको पढ़ाया, द्विघात समीकरण वाला वीडियो मेरा जाकर देख लीजिएगा, सब कुछ मैं पढ़ा दिया हूँ। तो 4 क्वेश्चन अब तक आपको मिले हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज पे क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है पी क्यू और एस आर समांतर है। मैंने बना दिया पी क्यू और एस आर समांतर है। पी क्यू और एस आर का अनुपात, एस आर और पी क्यू के अनुपात 3:2 है। एस आर और पी क्यू का अनुपात 3:2 है। एस आर और पी क्यू, मैंने इसको पी क्यू माना क्योंकि पी क्यू छोटा था तो पी क्यू ऊपर मान लिया। ये 3:2 है। ठीक है, यदि समलंब का क्षेत्रफल 480 है, इसका क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये दे रखा है। और पूछ रहा है पी क्यू तथा एस आर के बीच की दूरी, पी क्यू तथा एस आर ये वाली दूरी ये दे रखा है आपका 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है एस आर की लंबाई, ये चीज़ पूछ रहा है एस आर की लंबाई। तो मेरे भाई इसका फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई बराबर 480 मेरा क्षेत्रफल दे ही रखा है। 1/2 समांतर भुजाओं का योग, अगर मैं इसको 3x मानूँ, इसको 2x मानूँ, तो हो गया 5x गुणे ऊंचाई क्या है 12 बराबर 480। इसको काट लीजिए, 2 × 6 12, 6 × 8 48, 80, 5 से काटेंगे तो हो गया 16। तो x बराबर मेरा आ गया 16। x बराबर 16 आ गया। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एस आर। एस आर क्या है? 3x। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 16 × 48। क्या हो गया? 16 × 48। तो आ गया आपका अगला क्वेश्चन। अगला फिर मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। 88 सेंटीमीटर गुणे 80 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज, 88 गुणे 80 इस तरीके से है, इस तरीके से है आपका 88 गुणे 10 इस तरीके से। ये 10 है, ये 88 है। ये कह रहा है एक कागज है को बिना अतिव्यापन के, अतिव्यापन बोले तो जब इसको ऐसे हम मोड़ रहे हैं, जब इसको क्या कर रहे हैं? मोड़ रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ नहीं रहे, क्यों? ऐसे मोड़ के सटा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसे मोड़ के सटा दे रहे हैं। जैसे आप बचपन में ऐसे भोपू बना के खेला करते थे, ठीक है, वही वाला काम है। पेज ऐसे पाटते थे, गोला करते थे, मोड़ते थे और भोपू बना के बोलते थे हलो 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 करते थे, वही वाला है ये। फिर कह रहा है इसको मोड़ा गया और मोड़कर ऊंचाई 10 सेंटीमीटर रखा गया और ऐसा ही एक बेलन बनाया गया। मतलब कि इसको ऐसे मोड़ दिया गया। कैसे मोड़ दिया गया? इस तरीके से, इस तरीके से मोड़ दिया गया। बात समझ रहे हैं? ये वाला पोर्शन जो था, ये वाला ऐसे मुड़ गया। कैसे मुड़ गया? ऐसे मुड़ गया। ठीक है, तो ऊंचाई ये हो गई 10। अब ये वाली जो चीज़ थी जो मुड़ के आई, यही तो हमारी लंबाई थी मेरे दोस्त। ये क्या थी? लंबाई थी। और अब क्या हो गया? परिमाप हो गया। क्या हो गया? जिसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। तो परिधि हो गया। हमसे पूछा है बेलन की धारिता, बोले तो बेलन की धारिता बोले तो क्या पूछा है? हाँ, बेलन की धारिता माने आयतन पूछा है। क्या पूछा है? आयतन पूछा है। तो निकाल लीजिए भाई मेरे आयतन। इसका आयतन निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? बेलन की आयतन होता है πr² h। क्या होता है? πr² h। अब πr² h के लिए हमें r भी चाहिए और h भी चाहिए। r कहाँ से मिलेगा? परिधि से मिलेगा। परिधि जानते क्या होता है? 2πr बराबर है 88 और 2 गुणे पाई का मान आपके क्वेश्चन में दे रखा था 22/7, r बराबर 88। अब यहाँ से देखिए 22 दूना 44 और दूना 88, तो r बराबर हो गया 14। r आपका हो गया 14। h तो दे रखा पहले से ही 10। h क्या दे रखा? पहले से ही 10। तो सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, πr² h, पाई का मान 22/7, r का मान 14 गुणे 14 गुणे h का मान 10। 7 से काटेंगे तो हो गया 2,
क्या हो गया 2 और 22 दूना 44, 44 गुणा 14 गुणा में 10, 14 चौके 56 को 6, 5 हो गया, 14 चौके 56 और 5 61, 14 चौके 56 को 6 5, 14 चौके 56 और 5 61 और एक शून्य लगा दिया तो मेरे पास हो गया 616। अब देखिए यहाँ आपसे लीटर में पूछा है, यहाँ क्या पूछा है आपसे, लीटर में पूछा है। तो एक्चुअली होता है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो अगर ये तो आया आपका सेंटीमीटर क्यूब में, तो अगर लीटर में आपको बदलना है तो उसमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 1000 से भाग देना पड़ेगा। जब 1000 से आप भाग देंगे तो 3 अंक में क्या लग जाएगा दशमलव, तो 6.16 आपका उत्तर आ जाएगा। क्या आएगा 6.16 आपका उत्तर आ जाएगा। बट मेरे दोस्त ये आपको अगर नहीं भी पता होता ना कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, तो भी आप आंसर कर सकते थे, क्योंकि 6.16 तो आना था भाई। 1000 100 से 10,000 से किससे भाग देना, मुझसे क्या मतलब है, 6 कहीं नहीं जाने वाला है, तो 6 आना था। वो आपका केवल विकल्प नंबर 2 में था 6.16 लीटर। तो बात समझ में आई। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है। एक घन है, उसका आयतन दे रखा है 2197 सेंटीमीटर क्यूब। इससे पूछ रहा है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। भाई मेरे पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ समझते हैं, किनारे वाला। क्या होता है, किनारे वाला। जैसे ये घर है, आपके सामने एक कमरा होता है, तो छत को छोड़ दीजिए और फर्श को छोड़ दीजिए, पार्श्व जो बगल से दिखता है उसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ। तो बोले तो ये अगर मैं ऐसे घन बनाऊं, ये चीज़ अगर मैं घन बनाऊं, तो ये नीचे वाला छोड़ दीजिए और ऊपर वाला छोड़ दीजिए, तो 1 2 और जो इसके पीछे है 3 और ये एक 4, उसके पीछे 4 पृष्ठ ऐसे जिनको पार्श्व बोलते हैं। क्या, 4 पृष्ठ। और घन है तो एक का होता है, जैसे ए वाला का मैं बोलूं तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर होता है, 4 का है तो 4 ए स्क्वायर, तो मुझे चाहिए 4 ए स्क्वायर। क्या चाहिए, 4 ए स्क्वायर मुझसे पूछ रहा है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन 4 ए स्क्वायर आने से पहले आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए दोस्त कि यहाँ से ए निकाले हम, तो ए लिखा है आयतन ए क्यूब बराबर 2197। अब आप जानते हैं ये किसका क्यूब होता है, आपको कुछ क्यूब याद होने चाहिए, कम से कम 20 तक का, एटलीस्ट 20 तक का क्यूब, 50 तक का स्क्वायर याद होने चाहिए। ये 13 का क्यूब है। क्या है, 13 का क्यूब है। तो ए बराबर हो गया 13। हमसे पूछा है 4 स्क्वायर, तो कर लीजिए 13 का स्क्वायर गुणे 4, तो हो गया 169। 13 3 169 गुणे 4, और जैसे करेंगे इसको मान लीजिए 70, तो 70 अगर मान लेंगे 170, तो 17 चौको 68, 680, लेकिन एक 4 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 676। क्या हो गया 676। ठीक है, हमने इसको मान लिया 170, लेकिन -1 कर दिया, गुणे 4 कर लिया। अब देखिए गुणा करना आसान हो गया, 17 का करेंगे 17 चौको 68, 680 -4 तो हो गया हमारा 676। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन है जो कि मैं फिर से पढ़ाया हूँ। निम्न आंकड़ों के लिए परिसर, बहुलक तथा माध्यक का माध्य। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। परिसर, बहुलक तथा माध्यक का माध्य, मतलब आपका जो डाटा दिया गया उसका परिसर निकालना पहले, फिर बहुलक निकालना है, फिर माध्यक निकालना है, उन तीनों का फिर माध्य निकालना है। तो पहली बात तो आप माध्य माध्यिका बहुलक वाला चैप्टर, माध्य माध्यिका बहुलक परास और विचरण, ये मेरा शायद तीसरा या चौथा वीडियो होगा एनटीपीसी स्पेशल के लिए, उसको देख लीजिएगा। बहुत ही आसान भाषा में 15 मिनट में पूरा ख़त्म कर दिया हूँ, कुछ नहीं छूटेगा। तो डेटा जो आपके पास दे रखा था वो दे रखा था 5 10 3 6 4 8 9 3 15, 15 के बाद 2 9 4 19 11 फिर 4 ये दे रखा था। तो हमने बताया था ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको आरोही क्रम में लिख देते हैं। कैसे, आरोही। तो देखिए एक बार इसमें 2 दे रखा है, क्या, एक बार केवल 2 दे रखा, तो 2 लिख लीजिए। 3 कितनी बार दे रखा, 1 2 और 1 और 2, केवल 2 बार 3 दे रखा, तो हमने लिख दिया 3 3। 4 कितनी बार दे रखा, 1 2 3, 3 बार 4 दे रखा, तो हमने 4 4 4 लिख दिया। उसके बाद 5 कितनी बार दे रखा, तो आप कहेंगे सर 5 तो केवल एक ही बार दे रखा, एक बस केवल एक ही बार, हाँ 5 केवल एक बार दे रखा, तो मैंने 5 लिख दिया। 6 भी है कहीं, हाँ 6 यहाँ है
और कहीं है नहीं है, तो हमने 6 लिख दिया। फिर क्या लिखना है, 6 के बाद 7 नहीं है, फिर 8 है, तो 8 भी लिख लीजिए। 8 कितनी बार है, तो आप कहेंगे सर 8 एक बार है, केवल हमने लिख दिया 8 एक बार। 9 कितनी बार है, तो बोलेंगे 9 एक ही बार है, 9 भी एक ही बार, तो मैंने 9 लिख दिया। 10 कितनी बार है, तो बोलेंगे 10 एक बार, लिख दिया। 11 कितनी बार है, तो बोलेंगे 11 एक बार। कितनी बार है 11 एक बार, तो 11 भी लिख दिया। उसके बाद क्या है, 11 के बाद 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 है, तो मैंने 15 लिख दिया। फिर उसके बाद कितना 19 है, तो हमने 19 लिख दिया। एक बार काउंट कर लीजिए नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक नंबर संभवतः कहीं छोटा होगा, 5 10 3 6 4 8 9 3 5 2 9 4 19 11 और 4, 19 11 और 4। तो देखिए कौन सा नंबर छूटा है। 5 मैंने लिख दिया एक बार, ठीक। 10 एक बार लिख दिया, 3 एक बार लिख दिया, 6 एक बार लिख दिया, 4 एक बार लिख दिया, 8 एक बार लिख दिया, 9 एक बार लिख दिया, 3 फिर एक बार लिख दिया, फिर 15 लिख दिया, 2 लिख दिया। 2 देखिए यहाँ पे 2 बार नहीं है, हाँ 2 लिख दिया एक बार। 9 एक बार और, तो 9 देखिए 2 बार है, 9 वही 2 बार है, वही हम लोगों ने छोड़ दिया था। अब देखिए सारी संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई हैं। अब आपसे पूछा है भाई मेरे परिसर, परिसर क्या होता है, सबसे बड़ा और सबसे छोटे का अंतर। तो परिसर क्या हो जाएगा आपका, तो बोलेंगे 19 बड़ा है -2 छोटा है, तो आप कहेंगे 17 हो गया इसका परिसर। फिर पूछा बहुलक, बहुलक किसे बोलते हैं, जो ज़्यादा बार आया हो, तो ज़्यादा बार कौन आया है 4, तो आप कहेंगे 4 हो गया बहुलक। फिर पूछ रहा है माध्य, माध्य क्या होता है, मैंने माध्य का 2 तरीका बताया था। कौन कितना तरीका, 2 तरीका बताया था। एक बताया था भाई अगर ऑड नंबर है, संख्याओं की जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन लिखे गए हैं अगर वो ऑड हैं, जैसे यहाँ 15 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब 15 तक है, तो 15 है तो बीच वाली होगी, बोले तो 8वीं होगी, तो 8वीं क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 6। तुम अब यही मुझे इन्हीं का मुझे क्या निकालना है, माध्य। परिसर बहुलक और माध्यिका, माध्यिका का माध्य निकालना है, माध्यिका क्या, माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका इनका मुझे माध्य निकालना है। तो जोड़ लीजिए 17 4 21 6 27 और कितनी संख्याएं हैं 3, तो 3 से भाग दे दीजिए, तो आपका आ गया 9। इसका आंसर क्या आ गया 9, जो कि विकल्प नंबर 2 में आपके सही है। बात समझ में आ रही है। तो सब मेरा पढ़ाया हुआ है, 4 उधर आ गए थे और 2 इधर आ गए, 6 क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो मैंने अभी जो नंबर सिस्टम का वीडियो डाला है जिसमें मैंने शेषफल पर में बताया, वो आप अगर आपने लास्ट तक देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि अगली क्लास मेरी क्या होने वाली है, गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। तो वो भी मैं इसमें कंप्लीट कर दे रहा हूँ, उसको भी देखेंगे तो आप जान जाएंगे। तो चलिए ये फैक्टर पे क्वेश्चन मैं बताया नहीं हूँ, लेकिन हाँ इसके गुणधर्म मैं बता चुका हूँ। अभी देखता हूँ क्या क्या गुणधर्म उसमें यूज होते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो लिखेंगे आप 9 9 9 9 और 9 और एक बार और 9। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपने लिख दिया। अब फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड पूछा तो अभाज्य फैक्टर इसका बनाएंगे। तो भाई मेरे इसका देखो 3 की पावर 2 मतलब 9, तो इससे कट ही सकता है 9 से। बाकी क्या बचेंगे इसके साथ 1 1 1 1 1 1 1, 6 बार 1 बचेंगे। क्या बचेंगे 6 बार 1। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, नंबर सिस्टम की दूसरी या तीसरी वीडियो होगी जिसमें मैं विभाजिता का नियम पढ़ा रहा था आपको। मैंने कहा था कि अगर कोई भी 3 अंकी संख्या पुनरावृत्ति करके लिख जाए, क्या हो जाए, पुनरावृत्ति करके लिख जाए, उसी संख्या को फिर लिख दिया जाए और 6 अंक की संख्या बना दी जाए, तो वो 11 13 7 और 37 से डिवाइड होती है। किससे किससे, 11 13 7 और 37 से डिवाइड होती है। तो मेरे दोस्त ये भी तो है, ये 3 और 3 3 3 का रिवीजन करके लिखा गया कि नहीं लिखा गया है। तो ये 11 से 13 से 7 से और 37 से डिवाइड होगी। तो 4 तो ये हो गए और 2 यहाँ से, तो कितने गुणनखंड बने, तो आप कहेंगे 6 गुणनखंड बने। कितने, 6 गुणनखंड बने। तो आपके ऑप्शन में चौथा है, 6 गुणनखंड इसके बन गए। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 अंकी संख्या 179x 179x 091y यदि 88 से विभाजित है तो मुझसे पूछा है x - y। अब देखिए
ये भी सवाल मैंने आपको बताया है, सेम टू सेम सवाल 88 से विभाजित है, बस वहाँ पे y मैक्सिमम एक कंडीशन दे रखा था, बस इतना ही बात थी। ये संख्या कह रहा है कि अगर 88 से विभाजित है तो भाई मेरे अगर ये 88 से विभाजित है तो ये 11 से विभाजित होगी और 8 से भी विभाजित होगी, 11 से होगी और 8 से भी विभाजित होगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार 8 से चेक करना पड़ेगा, एक बार 11 से चेक करना पड़ेगा। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो पहले मैं इसी को चेक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे y की जगह पे मैं ऐसी क्या वैल्यू रख दूँ कि ये संख्या मेरी 8 से डिवाइड हो जाए। तो कहेंगे सर इसको चेक कर लेते हैं, 8 एक कम 8, एक बचा, यहाँ हो गया 11, यहाँ क्या हो गया 11, फिर 8 एक कम 8, यहाँ 3 बचा। अब 3 से यहाँ पे मैं क्या रख दूँ, 3 से मैं यहाँ पे क्या रख दूँ कि ये कट जाए। तो आप कहेंगे सर 3 और 2 32, 3 के से लेकर 4 के बाद तो 40 से आ जाएगा, तो 30 और 40 के बीच में एक 32 ऐसी संख्या है जो कि इससे कटती है। तो मैं y की जगह पे अगर 2 रख दूं तो आप कहेंगे सर बड़े आराम से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 32 और 8 चौका 32, क्या हो जाएगा 8 चौका 32। तो मेरे दोस्त मैंने देखा y बराबर 2 रखने पे ये कट गया, तो y हमारा हो गया 2, क्या हो गया 2। अब y तो फिक्स हो गया, तो लिख लीजिए 1 7 9 x 0 9 1 और 2, y हमने इस बार लिख दिया 2। अब किससे चेक करना है, 11 से। किसे चेक करना है, 11 से। 11 से मैंने आपको बताया था कि आड नंबर पे लिखी गई संख्या माइनस इवन नंबर पे लिखी गई संख्या अगर 11 से कट जाएगी तो संख्या 11 से कट जाएगी। लेकिन मैंने मेरा तरीका क्या बताया था, इधर से चल लेते हैं, 2 माइनस 1 1, 9 माइनस 0 9, x माइनस 9 तो x माइनस 9, 7 माइनस 1 तो 6, फिर इनको जोड़ना था, जोड़ लेंगे, ये 9 से कट जाएगा 6 और 1 7, x प्लस 7, x के जगह पे क्या रखेंगे 11 से कट जाए तो आप कहेंगे 4, तो 4 प्लस 7 क्या हो जाएगा 11। तो मैंने देखा मेरा क्या आ गया x बराबर 4। मुझसे पूछा x माइनस वाई, तो 4 माइनस 2, क्या आ गया आंसर आपका 2। ये भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाया था। तो देखिए दूसरे नंबर पे आपका विकल्प 2। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे मास्टर साहब बड़ी जल्दी में कहाँ हैं, तो भाई साहब जल्दी में इसलिए हैं क्योंकि 30 क्वेश्चन कराना है और एनालिसिस कराने का मतलब ये नहीं होता है कि 2 घंटा मैं आपको कराऊं, 1 घंटे में मुझे 30 के 30 खत्म करने हैं। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इस स्लाइड में आपके 2 क्वेश्चन और हैं, कौन कौन से, एक है a बराबर 11/13, b बराबर 13/14, c बराबर 15/17। तो कहा है इनमें से कौन सा सही है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इरिटेट किया होगा। मैंने दशमलव और भिन्न वाले क्वेश्चन में जो भिन्न पार्ट 2 मैंने पढ़ाया था, दशमलव और भिन्न का पार्ट 2 जिसमें मैंने भिन्न पढ़ाया था, उसमें मैंने इसका तरीका बताया था। देखिए 11 और 13 में 2 का डिफरेंस है और 15 और 17 में 2 का डिफरेंस है। पहले मैं इन्हीं 2 को चेक करूंगा, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है। मैंने कहा था जब दोनों में अंतर समान होगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो भाई 15 बड़ा हो गया और 11 छोटा हो गया, माने 11 पहले होना चाहिए 15 बाद में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 15 बाद में 11 ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन इसमें 15 पहले हो गया 11 बाद में हो गया, ये हो ही नहीं सकता। इसमें 11 पहले या 15 बाद में ये भी हो सकता है, इसमें 11 पहले या 15 बाद में ये भी हो सकता है। एक विकल्प तो ऐसे ही चला गया, मुझे दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं 11 और 13 में चेक कर लेता हूँ मेरे भाई, एक तो चेक कर लिया, दूसरा चेक कर लेता हूँ। जब बोला था कि अगर दोनों में डिफरेंस सेम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेंगे या फिर एलसीएम मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा बेहतर था, वो मैंने आपको बताया था। 13 तिरैया में 169, 13 तिरैया में 169 और 14 का 11 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 144। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है 11/13, 13/14 और 15/17 एक भिन्न लिखा गया है। तो इसमें आपसे क्रम पूछा था कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ भाई, विकल्प के थ्रू आप जा सकते हैं बड़े ही आसानी से। मैंने देखा कि 11 और 13 में 2 का डिफरेंस है, 15 और 17 में 2 का डिफरेंस है। मैंने कहा था जब अंतर समान होगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका हर बड़ा होगा वो, जिसका हर छोटा होगा वो, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा। तो 11/13 छोटा हो गया, 15/17 बड़ा हो गया। अब इन दोनों में चेक कर लिया, इन दोनों में चेक कर लें, किसी एक में चेक कर लेते हैं। तो मैंने पहले छोटे से ही चेक कर लेना है। तो देखा मैंने 13 तिरैया में 169, बोला था जब अंतर बराबर नहीं होगा तो तिरैया गुणा करेंगे। भिन्न वाले चैप्टर में मैंने बताया है, एक बार वीडियो देखिएगा। सारे वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप सारे वीडियोज़ को लगातार देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन उसी में मिल जाएंगे। ये 14 11 में 144, तो देख रहे हैं आप कि 13 वाला बड़ा है तो 13 वाला क्या आ जाएगा बीच में। तो ये आपको चौथे ऑप्शन में मिला होगा, ये आपका आंसर सही है।
अगला क्वेश्चन था, एक कुछ कथन दे रखा था, यन सम है तो यन स्क्वायर सम है, यन स्क्वायर सम नहीं है तो यन सम नहीं है, यन स्क्वायर सम है तो यन सम है, यन सम नहीं है तो यन स्क्वायर सम नहीं है। तो इसमें पूछा था कौन सा सही है, तो पहला ये आपका सही था, पहले का उल्टा सी था, दूसरे का उल्टा डी था, बी का डी था, ए का सी था। ठीक है, बात समझ में आई। अगली क्वेश्चन देखिए, ए बी सी त्रिभुज था, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी ई एफ, ऐसे दो त्रिभुज था। उसमें कह रहा था कि ए बी बराबर ई एफ, ए बी बराबर ई एफ, बी सी बराबर डी ई, सी ए बराबर एफ डी। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा था। अब आपसे सर्वांग समता पूछा था, क्या पूछा था, सर्वांग समता। तो मुझे पता है इसमें बड़े बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे सर्वांग समता लिखी जाए। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, सर्वांग समता लिखी कैसे जाती है। भाई मेरे जो साइड बराबर हो ना उसी को लिख दो तुम। इसमें ए बी लिया तो यहाँ लिखा ए बी, इधर ई एफ लिया तो इधर लिख दिया ई एफ। ओके, बात मानते हो। फिर लिखा था बी सी, तो देखो बी लिखा तो सी मैंने लिख दिया बी सी। डी ई, क्या लिखना था, डी ई। अब बताओ दोस्त, यहाँ पे डी, अगर यहाँ तुम डी लिखोगे तो होना नहीं है, यहाँ तो मैं लिख नहीं सकता, मुझे आगे लिखना है, तो मैं यहाँ पे डी नहीं लिख सकता। क्या, अब देखो अगर मैं इसको एफ ई को, ई एफ को एफ ई लिख दूँ तो एफ ई, तो भी तो बात यही है, तो भी तो बात यही है। तो भाई जब यही बात है, देखो एफ ई डी हो गया। अब आप में केवल दूसरे विकल्प में है त्रिभुज ए बी सी और एफ ई डी, दूसरा मिला भी सकते हो सी ए, तो देखो सी ए डी एफ, तो डी एफ, सी ए डी एफ, ये हो गया सर्वांग सम। ऐसे हम सर्वांग समता लिखते हैं। बात समझ में आई। हम ऐसा लिखना शुरू करते हैं, पहले एक साइड को लिखते हैं, उसके बाद अगला साइड अपने आप हो सकता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आपके इसमें एक क्वेश्चन आपको आया रहा होगा, मैं इसका ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपने कभी तक देखा ही नहीं होगा, कसम से, माँ कसम कह रहा हूँ, कभी नहीं देखे होंगे, मजाक नहीं। 20, 21, 31, 35, 77, 88, 15, 32, 57, 65, 72, 97, ये 4 आपके क्वेश्चन थे, 4 विकल्प थे। कह रहा था इनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज की भुजा है, क्या है, कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो भाई साहब आपने कहीं भी पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि सबसे बड़ी भुजा की वर्ग, सबसे बड़ी की वर्ग बराबर दोनों छोटी के वर्ग के योग, दोनों छोटी के वर्ग के योग के बराबर, यही आपने सीखा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के। तो भाई इतने सब में अगर आप वो कंसेप्ट लगाएंगे तो क्या आपको नहीं लगता है कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 कम से कम 8-10 मिनट तो लग ही जाने हैं। और मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको 1 मिनट में निपटाना, तो चलो निपटा देते हैं। भाई मैंने देखा 20 और 20 इसको मैं मान लूँ और इसको 30 मान लूँ, तो देख रहा हूँ 20 20 400, 20 20 400, 800 हो रहा है, और ये 3 तरीका 900 हो रहा है, तो ऐसा ही नहीं होगा, बराबर हो ही नहीं रहा है। अगला मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। देखिए 15 और 32 से 57 का भी होगा, 32 को 30 मान लिए तो हो गया 900, 15 को 225 आप कहते हैं, तो बड़े मुश्किल से 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1200 के आसपास हो जाएगा। तो भाई मेरे ये 1200 है, ये 5 25 2500 ऐसे ही हो जा रहा है, तो ये होगा, तो क्या आप कहेंगे ये भी नहीं होगा। बचा है ये और ये, क्या बचा है, ये और ये। अब देखिए इसको दोनों को या तो आप चेक ही कर लीजिए, और नहीं तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ डिजिटल सम, उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल सम। डिजिटल सम आप लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे डिजिटल सम, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम ये होता है, इसके डिजिट का सम, इसके डिजिट का सम और इसके डिजिट का सम। हो सकता है आज आप ना समझ पाए, लेकिन एक डेमो देख लीजिए, मैं डिजिटल सम आपको पढ़ाऊंगा और बड़े बड़े कैलकुलेशन को आसान करके दिखाऊंगा। डिजिटल सम बोले 5 3 8, 8 का स्क्वायर 64, और फिर 64 का डिजिटल सम 10, और 10 का डिजिटल सम 1। देखिए इसका आ गया 1, 35 का, जब तक कि एक डिजिट में ना आ जाए। कब, जब तक कि एक डिजिट ना आ जाए तब तक डिजिटल सम करेंगे। 77 का आप कहेंगे 7 7 14, 14 का स्क्वायर करना है क्योंकि छोटी भुजा का स्क्वायर करना है, 14 का स्क्वायर करेंगे 14। अब देखिए 14 में मैं 14 का स्क्वायर नहीं करूंगा, 14 4 1 5, 5 का स्क्वायर करूंगा तो मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25, और 25 का 5 2 7, तो आ गया 7। अब देखिए 7 1 8 आ गया, क्या आ गया, 7 1 8। ऐसे इसमें 8 8 16, फिर 16 का 6 1 7, 7 7 49, 49 का 9 हो गया। अब देखिए 49 का 9 तो खत्म हो जाता है, 9 को मैं नहीं लेता हूँ
क्योंकि डिजिटल सम में 9 ही नहीं लिया जाता, 9 जहाँ बनता है छोड़ देते हैं, तो बचा इसका 4। इधर का डिजिटल सम मैंने 4 लाया, इधर का डिजिटल सम 7 + 1 8 लाया, दोनों का डिजिटल सम सेम नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये वाला हो सकता है। ये हो गया भाई, 3 नहीं होंगे तो चौथा हो जाएगा। अब जरा इसमें डिजिटल सम लगाते हैं, देखिएगा 6 5 1 11, और 11 का 1 1 2, और 2 का 2 दूना 4, तो 4 हो गया इसका डिजिटल सम। 7 2 9, 9 का 9 ही आएगा, तो छोड़ दे रहे हैं, 9 का 9 ही आएगा भाई, 9 को हम छोड़ देते हैं, जैसे 9 बनता है, 7 2 9, 9 9 81, फिर 81 का 8 1 9, छोड़ देंगे। इधर देखते हैं 97 का, 97 का 9 का मुझे लेना नहीं है, 7 का जैसे ही मैं करूँगा तो हो जाएगा 49, 49 में 9 छोड़ूंगा तो हो जाएगा 4। देखिए डिजिटल सम सेम है कि नहीं है, जब डिजिटल सम सेम है माने यही का सही है। तो आप डिजिटल सम लगा के भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब आप एक बार सोचे होंगे यूनिट डिजिट, क्या सोचे होंगे, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट में दोनों में आप हो जाएंगे फ्लॉप। 7 7 49 9, 5 5 25 5, 9 5 14, 4 हो गया यूनिट डिजिट, 8 8 64, इसका भी 4 हो गया यूनिट डिजिट। इसमें भी 7 7 49 9, 5 5 25 5, 2 दूना 4, 5 4 9 यूनिट डिजिट, तो दोनों हो जाएगा, तो आप जाएंगे फर्स्ट। तो आपको क्या लगाना है, डिजिटल सम, जो कि आप अभी पढ़े नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, धैर्य रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला ये 7 फलक और 10 शीर्ष है, तो किनारे कितने होंगे। 99% बच्चे गलत करके आए होंगे, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। 7 फलक और 10 शीर्ष क्या है, 7 फलक और 10 शीर्ष, तो कुछ मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा 10 शीर्ष वाला। 10 शीर्ष कब होंगे, जब उसमें 5 कोने होंगे, पंचभुज से जब आकृति बनेगी तभी उसमें 10 शीर्ष होंगे। तो भाई मेरे बना लो पंचभुज, लो बना लिए पंचभुज, कहोगे जी सर बना लिए, क्या कहोगे, जी सर बना लिए, तो लो बना लिए, तो शुरू कर दो, अब गिराना शुरू करो। गिराए, गिराए, इसको भी गिराए, इसको भी गिराए, इसको मिलाए, इसको मिलाए, इसको मिलाए, इसको मिलाए, ये भी ऐसे बढ़ा, ये भी ऐसे बढ़ा, इसको मिलाए। अब देखो कितने किनारे हुए, तो देखो कितने किनारे हुए, 1 2 3 4 5, ये हो गए, 5 6 7 8 9 10, 10 ये हो गए। अब देखो इधर 11 12 13, देख लो 11 12 13 14, और ये एक वाला ये 15, कितने हो गए 15, तो आप कहेंगे इसमें 15 हो गए। अगर अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो यार पंचभुज से आप एक 3 डायमेंशनल फिगर बनाइएगा पंचभुज से। भाई मेरे 10 शीर्ष हैं, तो कब 10 शीर्ष बनेंगे, जैसे आप जब आप घन बनाते हो तो आप कहते हो चतुर्भुज से बनता है कि नहीं बनता है, चतुर्भुज से बना है कि नहीं बना है। जब चतुर्भुज से बनता है तभी तो इसमें 8 कोने होते हैं, यही पकड़िए आप, तब इसमें 8 कोने होते हैं। भाई 10 शीर्ष बनाना है तो पंचभुज होना चाहिए, 5 कोने होने चाहिए, तभी 10 शीर्ष बनेंगे, 5 नीचे 5 ऊपर। तो मैंने पंचभुज से एक स्ट्रक्चर बनाया, मैंने देखा उसमें 15 हो गए, तो हो गया आपका 15 आंसर। अगला क्वेश्चन था, एक त्रिभुज का था, बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी को ई तक तथा भुजा सी को डी तक बढ़ाया जाता है। बी ए डी 125 है, सी बी सी 100 है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। आई थिंक कि क्वेश्चन आपको आता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, बहुत ही आसान था। एक त्रिभुज है ए बी सी है, जिसमें कह रहा है कि ए बी को ई तक, इसको मान लिया ए, ये बी है, ए बी को ई तक बढ़ा दिया, ये सी हो गया, सी ए को डी तक बढ़ा दिया गया, सी ए को डी तक बढ़ा दिया। बी ए डी 125 है, बी ए डी ये 125 है, ई बी सी 100 है, ई बी सी ये वाला 100 है। अगर ये 100 है तो ये क्या हो जाएगा, कहेंगे 80। ये 125 है तो ये क्या हो जाएगा, 25 5 30, और 30 50 80 तो हो गया 55, ये क्या है गया 55। अगर ये 55 है तो ये क्या हो गया, तो आप कहेंगे ये 80, ये 55, तो बचा 100, और ये हो गया 45, क्या हो गया 45। अब आपसे क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, बिल्कुल समद्विबाहु नहीं है, 2 कोण बराबर होते तभी होता, पहला गलत। ए बी बड़ा है बी सी से, ए बी बड़ा है बी सी से, भाई जिसका कोण बड़ा होता है उसकी भुजा भी बड़ी होती है, तो ये भी गलत हो गया। बड़ी कोण के सामने भुजा बड़ी, छोटी कोण के सामने भुजा छोटी, तो ये छोटी होगी ये बड़ी होगी, जब भी कह रहा है ये बड़ी है ये छोटी है, ये बड़ी है ये छोटी है, तो गलत कह रहा है। त्रिभुज ए बी सी, कोण ए बी सी ए सी बी, सी और बी का अंतर कह रहा है 35 है, तो देखिए हाँ है भी इसका 80 - 45 35 है, तो यही विकल्प आपका सही है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे जो क्वेश्चन बचे हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन फिर मेरा पढ़ाया हुआ आ गया आपके सामने। 2 संख्याएं हैं 3 अनुपात 5 के अनुपात में है।
जब प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाता है तो वो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हो जाती हैं। तो कह रही है दी गई संख्याओं का योग क्या है। मैंने ऐसे क्वेश्चन को बताया था, जब अनुपात बदल जाए तो इसको क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। मेरी एक वीडियो है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। उसमें मैंने बताया था जब अनुपात चेंज हो जाता है तो ऐसे इसका डिफरेंस निकालते हैं। 7 तिरिक 21 -5 बचे 25, माइनस प्लस का ध्यान मत दीजिएगा। 25 - 21 तो हो जाएगा 4 बराबर इसका डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 12 × 25 = 60, 12 × 84। तो 60 84 - 60 तो आ गया 24। तो 4 बराबर 24, तो 1 बराबर 6। 1 बराबर क्या हो गया 6। अब मेरे पास है कितना सम, एक 5 था एक 3 था, 8 चाहिए था, तो 8 बराबर 48। 8 बराबर 48। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो देखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के नाम से आपके पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है लाभ हानि का, जो मैंने कि लाभ हानि का खेल करके क्रय विक्रय का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का खेल करके एक वीडियो मैंने बताया था, जिसमें डिस्काउंट वाली चीज़ मैंने बताया था। तो कहा था सीपी और एमपी मैंने एक तरफ से लिख लिया। दिया था आपका 15% की छूट जब देता है तो माने कि 85 में जब ये बेचता है तभी इसे 19% का लाभ होता है, तो 119 हो गया इसका एमपी। 17 × 25 = 85, 17 × 7 = 119। दे रखा है इसका अंकित मूल्य 840, तो माने 7 बराबर 840, तो 1 बराबर 120। 1 बराबर 120, तो हमसे सीपी पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, तो 5 बराबर 12 × 25 = 60, 600। क्या हो गया 600। तो 600 तीसरे में आपका सही है। अगला क्वेश्चन था अलजेब्रा का। इसको सीधे क्या करना था, आपको हल वल कर देना था, तो 8x का मान आ जाता, जो 5x - 7/3 + 2, तो तिरक गुणा करके आप हल कर देते तो इसका आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन है एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है, यदि शेषफल 5 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अभी मैंने पढ़ाया है शेषफल प्रमेय में दूसरी वीडियो, क्या शेषफल प्रमेय में दूसरी वीडियो मैंने पढ़ाया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। शेषफल प्रमेय वाला भी मेरा पढ़ाया हुआ आ गया। अब तक 12 क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे दोस्त, 12 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए आ चुके हैं। कितनी क्लास ली ही मैंने, 3 या 4 चैप्टर। और आप कहते हो टेट का अलग चला दो, सीटेट का अलग चला दो, फलाने का अलग चला दो, ढिमकाने का अलग चला दो। क्या चला दे भाई, सब तो मेरा पढ़ाया हुआ आ रहा है, तो क्या अलग चला दे। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योग क्या है 20 है। आपसे पूछा प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। तो भाई अगर 5 क्रमागत संख्याएं हैं और उनका योग 20 है तो इसका औसत निकाल लीजिए आप सीधे। औसत में मैंने पढ़ा था, तो औसत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और मैंने बताया था जब क्रमागत संख्याएं होती हैं तो औसत जो होता है वो बीच वाली संख्या होती है। क्या होती है, बीच वाली संख्या। इसका मतलब 4 हो गई बीच में और 5 थी तो 2 आगे 2 पीछे। क्या 2 आगे 2 पीछे, तो ये 5, ये 6, ये 3, ये 2। तो मुझे शुरू की 3 संख्याओं का योग पूछा था, 4 3 7 2 9। क्या हो गया 4 3 7 2 9। बस समझ में आया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अब अगला एक क्वेश्चन आपका और भिन्न का था, जो था आपके सामने 5/6, 3/4, 1/2, 2/3, 3/5। इसमें से आपके कह रहा था कि सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्या है। तो भिन्न का 3 क्वेश्चन आपसे पूछा था यार, मैंने पढ़ाया है, वीडियो देख लेना। एक वीडियो से 3 क्वेश्चन आपके सही हो जाने हैं, तो बिल्कुल देखना। मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के नीचे, देख लेना जाके। अगर अब नहीं तो कब, वैकेंसी आने वाली है, कब पढ़ोगे। सीटेट ही नहीं क्लियर कर पाओगे तो सुपर टेट में कैसे बैठोगे। और आप कहते हो कि अलग चला दो, अलग चला दो, अलग चला दो। भाई मेरे सब मैथ एक है, समझो इस बात को, समझना पड़ेगा। एक टैक्सी है जो पहले 2 किलोमीटर का भाड़ा 50 रुपया उसका फिक्स है। क्या है, फिक्स है। उसके बाद जब वो चलता है तो 16 प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लेता है। मंजू नाम की एक लड़की रेलवे स्टेशन से निकली है, घर से निकली और रेलवे स्टेशन तक गई है और 258 रुपया उसने भाड़ा दिया है। तो कितने किलोमीटर चली है, यही उसने पूछा, कितने किलोमीटर चली है। तो भाई जो फिक्स भाड़ा है 50, वो तो उसने दिया ही होगा, तो 50 घटा लो तो हो गया 208। अब इस 208 को किसके हिसाब से दी होगी, इसको 16 किलोमीटर 16 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से दे होगी। तो 16, एक में 16 दे रही थी, 208 कितने में देगी, भाग दे दीजिए। 16 कम 16, 16 3 48, तो 13 ये और 2 फिक्स वाला, 2 फिक्स वाला, तो टोटल हो गया 15 किलोमीटर ये चली होगी। तो चलिए सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो गए। आपने देखा 13 या 14 क्वेश्चन 30 में से
30 में से 13 या 14 क्वेश्चन मेरे ही क्लास के हैं। 13 या 14 क्वेश्चन मायने रखता है। 30 से 40 क्लास की वीडियोस में 13 से 14 क्वेश्चन फंस जाना बहुत बड़ी बात होती है। अभी तो मैंने पूरा पढ़ाया ही नहीं, बस 3 चैप्टर पढ़ाया हूँ। आप कहते हो अलग चला दो, तो मेरे भाई धैर्य रखो यार और वीडियो पूरी देखो। मैथ का एक भी क्वेश्चन अगर छूट गया तो कान पकड़ लेना आके मेरा, समय वापस कर दूंगा तुम्हारा। तो धैर्य रखो, ठीक है। तो चलो वीडियो को खूब फैला दो, बता दो मास्टर आ गया है, पढ़ाएगा, सब कुछ पढ़ाएगा, सब आपको आएगा। आप पूरे बने रहिए मेरे वीडियो में। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको फ़ायदा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हाँ मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, और आप मेरे वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा सबको चला चला के, बहुत बड़ी बड़ी वीडियो नहीं है, 15 मिनट 16 मिनट की है। और अगर पसंद आए तो शेयर दबा के कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा।